So now we are starting another chapter, that is communicable diseases. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेबीज। रेबीज तो रेबीज इज कॉज्ड बाय सिस्सा वायरस। बुलेट शेप्ड वायरस होता है ये। बिलोंग्स टू रेप्डोविरिडे फैमिली। रेप्डोविरिडे फैमिली। इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक फिक्स्ड वायरस होता है एंड आपका एक होता है स्ट्रीट वायरस। फिक्स्ड वायरस, स्ट्रीट वायरस। फिक्स्ड वायरस मीन्स जिसका कि इंक्यूबेशन पीरियड फिक्स्ड होता है। आईपी इंक्यूबेशन पीरियड इज इक्वल टू फिक्स्ड, but incubation period not fixed in street वायरस। ठीक है, जो फिक्स्ड वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड फिक्स्ड होता है, तो वो कितना होता है, 6 days होता है। एंड इसको यूज करते हैं हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन जो स्ट्रीट वायरस होता है ये जो होता है ये एक्चुअली में रेबीज कॉज करता है और डेडली डिजीज कैन कॉज डेडली डेडली डिजीजेस। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कई डेज से फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड रेबीज का जो जेंडर मोस्ट कॉमन, मतलब ऑब्वियसली मेल्स में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मेल्स थोड़े ऐसे होते हैं तो उनको कुत्ते ज़्यादा काटते हैं। और जो एज है वो 1 to 25 years। इसी एज में लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो इसी एज में लोग कुत्ते ज़्यादा काटते हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप्स फॉर रेबीज कौन कौन है? फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, people working with people working with wildlife and veterinary doctors and dog handlers। ये सब हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन? फॉरेस्ट ऑफिसर्स, जो लोग वाइल्ड लाइफ में वर्क करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स एंड डॉग हैंडलर्स। ठीक है, तो इन सबको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल वुंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एनिमल वुंड क्लासिफिकेशन में हर जगह हम वुंड को क्लास 1 वुंड, क्लास 2 वुंड, क्लास 3 वुंड बोलते हैं। क्लास 1 वुंड मीन्स उसमें ओनली लिक्स एंड टच है, इंटैक्ट स्किन, इंटैक्ट स्किन, नो ब्लीडिंग। ठीक है, जो ये 2 होता है इसमें माइनर एब्रेशंस होते हैं, नो ब्लीडिंग। माइन्यूट ब्लीडिंग भी हो सकती है, नो कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। और इसमें मतलब माइनर जैसे खरोच मार देते हैं ना, तो वो इसमें आ जाता है माइनर एब्रेशंस, और उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन जो 3 होता है डीप टिश्यू इंजरी होती है इसमें, डीप टिश्यू इंजरी, लैसरेशन इसमें बोल सकते हो आप, या ब्लड कमिंग आउट, ब्लड कमिंग आउट, या licks and touch on mucosal surface। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, सर वाइल्ड एनिमल्स बाइट, वाइल्ड एनिमल बाइट भी इसमें आती है, क्लास 3 वुंड में आती है। और तो इस क्लास 3 में डीप टिश्यू इंजरी होती है। अगर ब्लड आ रहा है वुंड में से तो वो क्लास 3 में जाएगा। अगर म्यूकोजल सरफेस पे टच किया है डॉग ने तो भी वो क्लास 3 वुंड में जाएगा। और वाइल्ड एनिमल बाइट है तो भी वो क्लास 3 वुंड में जाएगा। और हम ऐसा बोलते हैं, अगर फॉरेस्ट बाइट एंड वाइल्ड एनिमल बाइट इज टेकन एज क्लास 3 वुंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लास ऑफ वुंड को कैसे मैनेज करेंगे। तो जो अगर क्लास 1 वुंड है तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल वुंड मैनेजमेंट। क्लास 2 वुंड है तो वुंड मैनेजमेंट प्लस एंटी रेबीज वैक्सीन। और क्लास 3 है तो वुंड मैनेजमेंट प्लस एंटी रेबीज वैक्सीन प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन।
और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, इफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ओल्ड एज है, ये सब आगे देखेंगे तो उसमें भी हम यहाँ पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं इन क्लास 2 वुंड ऑल्सो। तो अगर हम सब उसके बाद सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि किन एनिमल्स के बाइट को हम नॉट रेबीज बाइट कंसिडर नहीं करते। नॉट रेबीज बाइट, बैट इन इंडिया, बैट बाइट जो होते हैं इंडिया में वो रेबीज बाइट कंसिडर नहीं होती, दूसरी कंट्रीज में रेबीज बाइट कंसिडर होती है। एंड small rodents like squirrel and household rats जो वाइल्ड रैट्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल, वो क्लास 3 वुंड में चला जाएगा, लेकिन हाउस होल्ड रैट्स जो होते हैं उनके बाइट्स को हम रेबीज बाइट कंसिडर नहीं करते, पर हाउस होल्ड रैट बाइट्स में भी हम टीटी इंजेक्शन फिर भी देते हैं। तो व्हाट इज ये जो हम यहाँ बार बार वुंड मैनेजमेंट लिख रहे हैं, नाउ सी व्हाट इज दिस वुंड मैनेजमेंट है क्या? वुंड मैनेजमेंट, तो जब भी आपको ऐसा होता है तो हमें बेसिकली सलाइवरी सिक्रीशंस में होता है वायरस डॉग के, तो हमें सलाइवरी सिक्रीशंस को स्प्रेड नहीं होने देना ब्लड में। तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ आता है तो वी विल वॉश द वुंड विद फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग टैप वाटर फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 और मोर देन 15 मिनट्स। और सोप वाटर होगा तो और अच्छा होगा, सोप वाटर। और हम इसमें फिर पोविडीन आयोडीन या एंटीसेप्टिक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टीटी एंड एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। टीटी एंटीबायोटिक स्टार्टेड। और इसमें अगर इफ सूचरिंग रिक्वायर्ड, तो हम डिलेड सूचरिंग करते हैं, डिलेड सूचरिंग, दैट इज आफ्टर 24 आवर्स। क्योंकि अगर सूचरिंग पहले कर दी तो जो वायरस जो अंदर था, सलाइवरी सिक्रीशंस अंदर थे, तो सूचरिंग की निडल से जो नर्व डैमेज होती है वो एक्सपोज हो जाएंगे एंड वायरस कैन एंटर देम इजिली। सो डिलेड सूचरिंग करते हैं, पहले उसकी सलाइवरी सिक्रीशन को वॉश आउट करते हैं, उसके बाद हम सूचरिंग करते हैं, इसलिए डिलेड सूचरिंग इज इम्पॉर्टेंट। फिर हम क्या बोलते हैं, वुंड मैनेजमेंट में एक चीज और करते हैं, इफ डॉग स्लैश कैट बाइट, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्टेड if required, obviously, but 10-day observation done, 10-day observation डन। ऑब्जर्वेशन में किसका? कैट या डॉग का। मीन्स अगर वो कैट या डॉग में 10 दिन के बाद अगर रेबीज के सिम्टम्स या रेबीज लग रहा है कि डेवलप हो रहा है, तो वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि 10 डे के बाद उसमें रेबीज डेवलप नहीं हो रहा है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विल बी कन्वर्टेड टू प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। बट दिस इज वैलिड ओनली इफ वी नीड टू गिव पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। कब देंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस? क्लास 2 और क्लास 3 वुंड में। क्लास 1 वुंड में कोई भी प्रोफिलैक्सिस की जरूरत नहीं है, ओनली सिंपल वुंड मैनेजमेंट, दैट इज वॉशिंग द वुंड विद फ्लोइंग टैप वाटर फॉर मोर देन 15 मिनट, सोप वाटर या पोविडिन आयोडीन एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, टीटी एंटीबायोटिक। और अगर सूचरिंग रिक्वायर्ड है तो डिलेड सूचरिंग। अब वुंड मैनेजमेंट, देन ASV, दैट इज एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है ये 3 टाइप में हो सकती है, 3 टाइप्स। सबसे पहले HDCV वैक्सीन, एंड फिर वेरोसिल कल्चर वैक्सीन, वेरो वेरोसिल कल्चर वैक्सीन, एंड न्यूरोनल टिश्यू डिराइव्ड न्यूरोनल टिश्यू डिराइव्ड आजकल यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा वेरोसिल एंड HDCV डिराइव वैक्सीन यूज करते हैं, नॉट यूज्ड। ठीक है, इन दोनों में भी ये कैसे आती है? फ्रीज ड्राइड फॉर्म आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन
इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ये किया हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसके 4 to 6 आवर्स के अंदर इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसको, हाँ, 4 to 6 आवर्स, और 4 to 6 आवर्स के अंदर यूज करना है आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये डोंट फॉलो ओपन वायल पॉलिसी। ठीक है, और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होंगे इन वैक्सीन के? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आई एम एंड IV। अगर आप IM दे रहे हो देन होल कंप्लीट वायल इज गिवन, कंप्लीट वायल गिवन। अगर IV है तो 0.1 ml, 0.1 ml गिवन। ठीक है, अगर IM दे रहे हो तो कंप्लीट वायल देना है, IV दे रहे हो तो 0.1 ml देना है। और फिर इसी में एंटी रेबीज वैक्सीन में प्रोफाइलैक्सिस होती है। एंटी रेबीज वैक्सीन हम कब कब देते हैं? एज अ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की दो रेजीम है, SN रेजीम एंड अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रेजीम। SN रेजीम एंड अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रेजीम। ठीक है, तो SN रेजीम में N आ रहा है, N से पहले M आता है तो IM, गिवन IM। एंड थाई रेड क्रॉस में हम क्या देते हैं? आई इंट्राडर्मल, क्योंकि रेड में D आ रहा है। तो SN regime is given always IM and updated thyroid cross regime is always given ID। तो SN regime में कौन कौन से डेज में हम वैक्सीन देते हैं? ARV, दैट इज 0, 3, 7, 14, 28। ठीक है, लेकिन इसमें हमने 40 अपडेटेड थाई regime में हमने 14 वाला डे हटा दिया, दैट इज 0, 3, 7, 28। और इसमें हर विजिट में हम एक डोज IM लगाते हैं, IM पूरा वायल देते हैं। तो कितनी डोज हो जाएंगी? 5 विजिट्स एंड 5 डोजेस। ठीक है, लेकिन इसमें हम हर विजिट पे 2 डोज लगाते हैं इंटरडर्मल 0.1 ml। तो इसमें 4 विजिट्स बट 8 डोजेस। ठीक है, और इसमें ये भी लिख लेते हैं लगाते क्या है? 0.1 ml इंटरडर्मल, 2 डोजेस ईच विजिट। ओके, होल्ड 1 vial as IM in each visit। ठीक है, ये SN regime है एंड अपडेटेड थायराइड क्रॉस regime है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज इसकी, जो लोग पीपल टेकिंग क्लोरोक्वीन फॉर मलेरिया ट्रीटमेंट, देन SN regime गिवन, SN regime प्रिफर्ड। ठीक है, और किस में हम SN regime प्रेफर करते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। उस मतलब IM regime हम प्रेफर करता है, IM regime प्रिफर्ड ओवर ID, IM प्रिफर्ड ओवर ID। बिकॉज क्लोरोक्वीन जो पेशेंट ले रहे हैं उनमें ID वैक्सीन के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, और मैं ऐसा देखा गया है कि उनके रिजल्ट्स कम आते हैं वैक्सीन के, तो इसलिए हम उनमें IM प्रेफर करते हैं। सेम इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, नाउ वी विल सी दी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। मतलब एक्सपोजर होने से पहले जो हम दे रहे हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट वी वांट टू प्रिवेंट द डिजीज। ठीक है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, लेकिन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब कि डिजीज उसको अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी प्राइमरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट बट वी डोंट वांट कि डिजीज डेवलप हो। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हम किस में देते हैं? हाई रिस्क ग्रुप्स, वही हाई रिस्क ग्रुप्स, वेटेरियन डॉक्टर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड जो डॉग, जिनके घर में डॉग्स होते हैं, डॉग हैंडलर्स, तो उनको हम देते हैं। एंड इसमें 0, 7, 21, 0, 7, 21 एंड 28 देते हैं। मतलब 0, 1 वीक 1 मंथ, 0, 1 वीक 1 मंथ। ठीक है, तो ये एक सिंपल होती है। इसमें सेम हम 3 विजिट्स एंड 3 डोजेस
और IM ID कैसे भी दे सकते हैं, IM ID कैसे भी दे सकते हैं। IM दे रहे हैं तो पूरा वायल देंगे, ID दे रहे हैं तो 0.1 ml देंगे। ठीक है, तो हमने PEP देखा, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, नेक्स्ट इज री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में अगर उसको दोबारा एक्सपोजर होता है तो कब, तब उसको हम प्रोफिलैक्सिस देते हैं। तो इसमें हम ये मान लो उसने PEP लिया था या PREP लिया था, उसके 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स तक वो इंजॉय कर सकता है। मतलब 3 मंथ्स की प्रोटेक्शन होती है PREP एंड PEP की। अगर उसके बाद कोई भी उसको डॉग बाइट होता है, डॉग बाइट, देन ही हैज टू टेक द री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, 3 मंथ्स तक लेने के बाद उसको कोई री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं है। अगर उसको बाइट भी करता है डॉग, 3 मंथ्स के बाद उसको री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत है, चाहे उसने PREP लिया हो चाहे उसने PEP लिया हो। तो इसमें हम क्या देते हैं, डे 0 पे देते हैं एक, 0 एंड डे 3 पे देते हैं। ठीक है, डे 0 एंड डे 3 पे देते हैं, 2 विजिट 2 डोजेस, 2 विजिट्स 2 डोजेस। सब में हम एक विजिट पे एक ही डोज देते हैं, एक्सेप्ट ये थायराइड क्रॉस, अपडेटेड थायराइड क्रॉस रिजीम। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट गिवन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नॉट गिवन इन री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। कभी भी री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हैं, क्योंकि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हम एक ही बार देते हैं लाइफ टाइम में, और जब एक्सपोजर नहीं हुआ होता है। अगर उसको एक्सपोजर एक बार हो चुका है वायरस से, तो उसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हैं, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ वैक्सीन है। क्योंकि एक्चुअली उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। अब आप और पैसिव इम्यूनाइजेशन दे रहे हो तो एंटीबॉडीज डालने का कोई और फायदा है नहीं। हम रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन तभी देते हैं जब उसकी बॉडी में कोई वायरस, कोई एंटीबॉडीज है नहीं। वी वांट टू एडमिनिस्टर एंटीबॉडीज एंड वांट टू किल द वायरस, पर उसकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज हैं, तो वी डोंट गिव द रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि उसको पहले से एक्सपोजर हो गया है। तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें नहीं देते हैं री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में। नाउ लेट्स सी द रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ये 2 टाइप के होते हैं, दैट इज इक्वाइन, इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ह्यूमन। इक्वाइन मीन्स हॉर्स से जो बनता है, जैसे एंटी स्नेक वेनम बनता था हॉर्स से, हाइपर उसको हम उसमें डालते थे हम उसके एंटीजेंस एंड फिर उससे एंटीबॉडीज देते थे, वैसे ही इसमें बनता है। एंड इक्वाइन अगर RIG आप दे रहे हो तो 14 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट देंगे। अगर ह्यूमन दे रहे हो तो 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी बॉडी वेट। मतलब इतने कम इंटरनेशनल यूनिट्स भी वही काम कर देती हैं जो 40 वाली करती हैं। और इसमें रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस होता है, रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्सिस। इसमें नो रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस, नो रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस। बट ऐसा नहीं है कि रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पहले करना है। नो, इट्स एन इमरजेंसी, तो वी डोंट डू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर एनाफिलैक्सिस होता है तो हम उसको फिर एनाफिलैक्टिक शॉक की तरह उसको मैनेज करते हैं। एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ओनली गिवन अप टिल 7 days आफ्टर एनिमल बाइट। मीन्स एक्चुअली जब आपका पेशेंट आता है डे 0 पे और एनिमल बाइट हुआ है, तो तभी आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट करोगे। और फिर डे 3 पे दोगे PEP, और डे 7 पे दोगे। तो डे 7 तक ही आप उसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। जनरली भी सही कि डे 0 पे ही RIG स्टार्ट करना है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। बट अगर आप नहीं कर पाए तो डे 7 तक ही दे सकते हैं, डे 7 के बाद नहीं दे सकते। एंड इट्स नेवर गिवन IV, कभी भी इसको IV नहीं देते हैं। रेबीज में बेसिकली हम देखें कोई भी चीज़ IV नहीं पड़ी है, और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स में तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, IV कभी नहीं देंगे। ठीक है, और नॉट गिवन इन री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, एंड इट कैन बी गिवन with rabies vaccine, that is anti rabies vaccine कब देंगे, क्लास 3 wounds में या क्लास 2 इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड
जनरली क्लास 2 में हम रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हैं। इफ द पर्सन इज ओल्ड एज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तब हम उसको क्लास 2 में भी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं। तो इसका जो रूट होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ROA, तो इस ये कैसे देते हैं हम, मैक्सिमली इन्फिल्ट्रेट, मतलब वुंड के आसपास सारा इंजेक्शन दे देते हैं वुंड के अंदर, और जो बचा हुआ होता है नियरेस्ट IM साइट पे दे देते हैं। मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेड नियर वुंड या इनसाइड वुंड एंड इनसाइड या अराउंड वुंड एंड लेफ्ट आउट हम कहाँ पे देते हैं, नियरेस्ट IM साइट पे, नियरेस्ट IM साइट पे दे देते हैं, कभी भी IV नहीं देते हैं। और इसको इतना भी नहीं देना कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन डेवलप। तो इतना नहीं देना है कि उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाए, फिर आपको फेशियोटमी करनी पड़ेगी, तो उस कंपार्टमेंट सिंड्रोम ना डेवलप हो, इसलिए बची हुई डोज को हम IM साइट में भी दे सकते हैं। ठीक है। और ये जो होता है RIG जो होता है, नेवर गिवन इन सेम सिरिंज और सेम साइट एट विच एंटी रेबीज वैक्सीन गिवन। मतलब उसी से पहले आपने एंटी रेबीज, मान लो क्लास 3 वुंड है, ब्लड ऊज आउट हो रहा था, क्लास 3 वुंड है, आपने सोचा ARV देंगे, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, तो ARV एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन सेम सीरीज में नहीं देना है। और जिस साइट पे ARV दिया है, या तो आप IM दोगे या आप इंटरडर्मल दोगे, PEP में जो भी रिजीम फॉलो करोगे, तो अगर जिस साइट पे ARV दिया है उस साइट पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना है। ठीक है। और इट इज, ये मैंने बताया, ओनली गिवन इन नॉट गिवन इन री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, इट इज ओनली गिवन इन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और क्लास 2 वुंड में भी इसको दे सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट है, ट्रांसप्लांट पेशेंट या ओल्ड पेशेंट विथ स्टीरॉइड्स, या पुअर पुअर पीपल है या ओल्ड पीपल हैं। तो ये सब एक तरह से आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड की उसमें आ जाते हैं, तो उनको हम क्लास 2 वुंड में भी ये दे सकते हैं। तो इसमें हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये देखते हैं, दैट इज एस एन रजीम, जो कि हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होती है। एन से पहले M आता है, इसलिए IM देते हैं हमेशा। दूसरी थाई रेड क्रॉस रजीम D आता है, तो इसलिए इंटरडर्मल देते हैं। अब इसमें हम कब तो कब देते हैं, 037 1428, 037 48 मतलब डे 0 पे आएगा, फिर डे 0 से 3 दिन बाद आएगा, डे तीसरे दिन आएगा, डे 0 से 7वें दिन आएगा, डे 0 से 14 डे आएगा। ऐसा नहीं कि डे 3 के बाद 7 दिन बाद आएगा, नहीं, डे 0 से काउंट होता है हमेशा ये। तो हर हर विजिट पे हम उसको एक डोज देते हैं। इसमें हम 5 विजिट होती हैं एंड 5 डोजेज देते हैं, लेकिन जो अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रजीम है, इसमें 4 विजिट्स होती हैं, 8 डोजेज देते हैं, हर विजिट पे हम दो डोजेज देते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर रजीम में कभी भी ग्लूटियल रीजन में नहीं देते हैं, हमेशा बेस्ट होता है डेल्टॉइड। लेकिन अगर इफ इट्स अ पीडियाट्रिक केस, देन यू शुड गो फॉर एंटेरोलेटरल थाई, क्योंकि आप ब्रेकियल प्लेक्सस को डैमेज कर सकते हैं अगर डेल्टॉइड में दिया। ग्लूटियल रीजन में इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज ड्यू टू very high concentration of fat, so decreased absorption of वैक्सीन एंटीजन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये दोनों रेजिम है, क्लास 2 एंड कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 वुंड एक्सपोजर में देते हैं। अब इसमें फिर से ये समराइज्ड है, दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, या तो इंटरडर्मल मॉडिफाइड थायराइड क्रॉस रजीम, या इंट्रामस्कुलर दैट इज SN रजीम। SN रजीम हम 1 एंटायर वैक्सीन वायल देते हैं, लेकिन इंटरडर्मल में हम 0.1 ml देते हैं पर डोज, और डे 03728 देते हैं। 14 वाली हटा दी, लेकिन SN में 14 होता है, 037 1428। इसमें
नंबर ऑफ इंजेक्शन 8 विजिट पे 2 होते हैं, नंबर ऑफ विजिट 4 होते हैं, तो टोटल 8 इंजेक्शन लगते हैं। इसमें नंबर ऑफ इंजेक्शन पर विजिट 1 होता है और नंबर ऑफ विजिट 5 होती है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हम इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, सेम होगा 0.7 या 21 या 28। अगर आप इंट्राडर्मल दे रहे हो तो 0.1 ml पर डोज, इफ डूइंग इंट्रामस्कुलर देन 1 एंटायर वायल, एंड सेम 1 injection on 1 visit, so total 3 visits, so 3 injections. And re-exposure prophylaxis, both intradermal and intramuscular, same intradermal then 0.1 ml per dose, intramuscular then one entire vial is given, and day 0 day 3 given on 1 day 1 injection given, so 2 visits, so 2 doses are given. और एडल्ट्स में हमेशा हम डेल्टॉइड मसल को प्रीफर करते हैं, इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन में हम इंटरलेटरल थाई में प्रीफर करते हैं, ग्लूटियल रीजन में हम प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी इसकी एक और ट्रिक ये है कि जो, एक सेकेंड, इधर एक और टेबल बना लेते हैं हम। दैट इज इधर इसमें आएगा नंबर ऑफ विजिट्स एंड नंबर ऑफ डोसेज और रूट। तो इसमें नेम, नंबर ऑफ विजिट्स, नंबर ऑफ डोजेस और रूट। ठीक है, सबसे पहले आता है री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं देंगे और डे 0 एंड डे 3 पे देंगे, तो 2 विजिट्स है, डे 0 एंड डे 3। ठीक है, नंबर ऑफ डोजेस कितनी है, 1 विजिट, सब में एक विजिट पे एक ही डोज देते हैं, एक्सेप्ट आपका ये क्या बोलते हैं मॉडिफाइड थायराइड क्रॉस रेजिम, जिसमें एक दिन में 2 डोज देते हैं, तो नंबर ऑफ डोजेस 2 हो जाएंगी। रूट इंट्रामस्कुलर इंटरडर्मल, इंट्रामस्कुलर है तो पूरी वायल देंगे, इंटरडर्मल है तो 0.1 ml देंगे। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बाद प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जो कि हम हाई रिस्क ग्रुप में देते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, तो उसमें हम देते हैं 3, दैट इज डे 0, डे 7 या और डे 21 या 28, मतलब 1 वीक, मतलब 0 1 वीक 1 मंथ, और इसमें 3 डोजेस देते हैं, सेम IM इंटरडर्मल दोनों दे सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में 2 आता है, दैट इज थाई रेड क्रॉस रेजिम एंड एस एन रेजिम। ठीक है, थाई रेड क्रॉस रेजिम में हम कब कब बुलाते हैं, 0, 3, 7, 28, 14 नहीं होता है। SN में 0, 3, 7, 14, 28। तो इसमें थाई रेजिम में जो होता है 4 विजिट्स होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ डोजेस एक में 2 होती हैं, तो यहाँ 8 होंगी, इसमें 5 ही होती हैं। और SN रेजिम इज ऑलवेज गिवन, एन है तो IM देंगे, एंड थाई रेजिम इज ऑलवेज गिवन इंटरडर्मा। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में पी हटा दो सब में, तो RE मीन्स 2 लेटर्स, तो नंबर ऑफ 2 दिन देंगे हम, 0 एंड 3। PREP मीन्स PRE, पी हटा दो 3, मतलब कि 0 7 28। थाई मीन्स 1 2 3 4, 4 लेटर तो 0 3 7 8। SN मीन्स 1 2 3 4 5, तो 0 3 7 14 28, और N है तो IM देंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि इन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, हाँ, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जब हम देते हैं हाई रिस्क ग्रुप्स को, तो हाई रिस्क ग्रुप्स जो होते हैं वो सीरोलॉजिकल सीरोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है, उनकी मॉनिटरिंग होती है 6 मंथली फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए मॉनिटरिंग होती है, एक्चुअली हर 2 ईयर्स में उनकी मॉनिटरिंग होती है। सीरोलॉजिकल मॉनिटरिंग 6 मंथली फॉर 2 ईयर्स। चलिए इसको ऐसे लिख लो कि सीरोलॉजिकल मॉनिटरिंग इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में सीरोलॉजिकल मॉनिटरिंग होती है, और जब उनका वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अगर वो लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट है, वैक्सीन वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, दैट इज सॉरी VNA, अगर वो लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, तो उनको हम फिर से बूस्टर देते हैं, बूस्टर ऑफ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का एक बूस्टर भी देते हैं अगर 2 ईयर्स के अंदर उनका जो वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं वो लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट्स है। ठीक है, और रेबीज वैक्सीन प्लस कोविड वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन प्लस
कोविड वैक्सीन, ठीक है। अगर मान लो मैंने रेबीज वैक्सीन आज ली है, रेबीज वैक्सीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड वैक्सीन को डिले करो 4 वीक्स बाद लो, कि कोविड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रेबीज है। रेबीज वैक्सीन इज ऑलवेज प्रायोरिटी। और अगर क्या बोलते हैं, कोविड वैक्सीन ली एंड उसके बाद अगले दिन ही कुत्ते ने काट लिया, तो दो लाइव एक मतलब 4 वीक्स का गैप होना चाहिए, लेकिन आप 4 वीक्स का गैप नहीं दे रहे हो, तो फिर मतलब 4 वीक्स का गैप देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देंगे, क्योंकि रेबीज 100% फेटल डिजीज है। तो इसलिए आपका उसको तुरंत हम रेबीज वैक्सीन दे सकते हैं, रेबीज वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले में आप कोविड वैक्सीन को डिले करो, 4 वीक्स का गैप लो। और ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राइड फॉर्म इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड फॉर्म में होती है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। अब कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि ये कि पहला, अगर कोई डोमेस्टिक डॉग है जो कि ऐसा मतलब डॉक्यूमेंटेड है, डोमेस्टिक डॉग विद वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज, तो क्या इसमें आप रेबीज प्रोफाइलैक्सिस दोगे, दैट इज पीईपी दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ह्यूमंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन डॉग। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी ह्यूमन की डेथ हो जाए ड्यू टू रेबीज, क्योंकि बिकॉज डॉग वैक्सीन आर नॉट एफिशिएंट देन एज द ह्यूमन वैक्सीन, सो वी गिव पीईपी टू ह्यूमन, ठीक है। और यहाँ पे जो एआरवी होता है, इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग वुमेन, चिल्ड्रन सब में दे सकते हैं इस वैक्सीन को। बस एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, दैट इज एनाफिलेक्सिस। एनाफिलेक्सिस एनाफिलेक्सिस इज ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो रेबीज में इतना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेजीम्स याद करनी है। एंड थैंक यू।